हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जो कि हमारी प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और ये रहने वाला है पार्ट 1। और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग जो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या फिर जिसको आप बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस भी बोल सकते हैं, जो है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इन सभी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ और काफ़ी इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है। वैसे देखो, प्रिंसिपल वर्ड का मीनिंग अगर हम बात करें तो ये होता है गाइडलाइन। ओके, प्रिंसिपल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जनरल गाइडलाइंस। तो देखिए, नाउ ए डेज द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर नेडेड बाय वेरियस पार्टीज हु हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन द बिजनेस। देखो, आजकल आप देखते हैं जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें बहुत से लोगों का इंटरेस्ट रहता है, लाइक प्रोप्रिएटर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड मैनी अदर्स। ठीक है, क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो क्या डिस्क्लोज करती है? प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, वेरियस पार्टीज जो कि उसमें इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, सो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट सच स्टेटमेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सेट रूल्स। देखो, जब हमें पता है कि ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो कि प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ये हमें दिखाने वाली हैं, तो हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को एक कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इन्हीं रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन रूल्स को हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो है वो है आपका, these principles have been generally accepted by accountants all over the world as general guidelines for preparing the accounting statements। ये जो principles है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, जनरल GAPP। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको हम जनरल गाइडलाइंस की तरह यूज़ करते हैं। जनरल गाइडलाइंस की तरह हम इनको यूज़ करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल हैव डेवलप्ड ओवर कोर्स ऑफ पीरियड फ्रॉम यूसेज, रीजन, कॉमन एक्सपीरियंसेस, historical precedents, statement of individuals, professional bodies and regulation of government agency। ये जो प्रिंसिपल डेवलप्ड हुए हैं ना ओवर द टाइम, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि एक ही बारी में प्रिपेयर हो गए। देखो, क्या होता है कि एक टाइम लगा है, लोगों ने इसको यूज़ किया, उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए, प्रोफेशनल बॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, गवर्नमेंट एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सब होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या नेचर है या फिर क्या फीचर्स हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। देखो, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस हैं, जो कि उनका मोटिव क्या है कि हमारी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी आए और इजी अंडरस्टैंडिंग आए। देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस, मतलब एक जैसी गाइडलाइन सभी के लिए है, और मोटिव क्या है? हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़े, किसकी? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, जो कि बहुत लोगों के लिए यूज़फुल है। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये मैन मेड हैं एंड डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीज़न। ठीक है, यानी कि अब ऐसा तो है नहीं। देखो, क्या है कि लोगों ने, जो भी अकाउंटेंट्स हैं जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, उन लोगों ने कुछ चीज़ें फेस की होंगी, उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए होंगे, अपनी रीजनिंग लगाई होगी, तो जाके ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बने हैं। लेकिन जो जैसे कि हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो लेबोरेटरी टेस्टेड हैं, तो ये वाले लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं होते हैं। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि हर टाइम एक जैसा रिजल्ट देंगे। जैसे अब आपका फिजिक्स के प्रिंसिपल, केमिस्ट्री के, ये आपको पता है फिक्स रिजल्ट होता है इनका। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्टेड होते हैं, बट जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है मैन मेड है, थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी तो आएगी इस चीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक। नॉट स्टैटिक का मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार अगर ये फिक्स हो गए तो हमेशा वैसे रहने वाले हैं, नहीं।
दे आर बाउंड टू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब क्या होगा, जैसे जैसे ड्यूरिंग मतलब टाइम आता जाएगा, गुजरता जाएगा, तो चेंजेस तो आएंगे, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन बिजनेस प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो ऐसा नहीं है कि ये रिजिड होंगे, रिजिड नहीं होते हैं ये, इनमें फ्लैक्सिबिलिटी होती है कि जब भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही है, तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं, ओके। और एक और चीज़ क्या है, ये जो जनरल एक्सेप्टेंस है ना हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, कि हम इनको जनरली एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि ये 3 मेन क्राइटेरिया हैं, इनको ये सेटिस्फाई करेंगे या नहीं। अब ये 3 मेन क्राइटेरिया क्या है, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी। अब वन बाय वन इनका मीनिंग समझते हैं। रेलेवेंस, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को रेलेवेंट तब माना जाएगा यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए एक यूज़र को, कोई भी हो सकता है, जैसे ओनर्स है वो ये देखना चाहेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, अब जो आपके क्रेडिटर्स है वो ये देखना चाहेंगे कि सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है। तो कोई भी यूज़र है, हूसोएवर बी द यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसकी उस पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करेगा वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज़ करके, तभी तो हम उसको रेलिवेंट मानेंगे। अब देखिए, अ प्रिंसिपल इज रेलिवेंट इफ इट रिजल्ट्स इन इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू द यूज़र ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए वो चीज़ क्या है, यूज़फुल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी, जो नेक्स्ट इसका क्राइटेरिया है। अब ऑब्जेक्टिविटी हम तब मानेंगे जब इस पर कोई भी पर्सनल बायसनेस ना हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें जो है पार्शियलिटी या बायसनेस आ रही है उन लोगों की जो इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। यानी कि अब सपोज, अब क्या होता है, कई बार कोई भी बिजनेस है उसमें अगर लोगों ने इन्वेस्ट करना है, जो शेयर होल्डर्स, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स जो कि इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो ये देखेंगे कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि उनको डिविडेंड मिलेगा। जो अगर शेयर होल्डर्स की बात करें तो देखो ऑब्जेक्टिविटी हो, ऐसा नहीं है कि जो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें कोई ऐसी बायसनेस आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ पे वेरीफिएबिलिटी भी होता है, विच मीन्स दैट देयर इज सम वे ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रूथफुलनेस और करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड। मतलब अगर आप कह रहे हो कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसको वेरीफाई किया जा सके, ये है, ठीक है। उसके बाद है फिजिबिलिटी, एक क्राइटेरिया है। फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि इसको हम इजीली, विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी हम उस प्रिंसिपल को क्या कर पाएँ, अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। आई होप आपको ये फीचर्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम छोटा सा है नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्या, ताकि मैं ये इसीलिए आपको डिटेल में और इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट कहीं से भी ना रह जाए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी ना तो कहीं से भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, यू विल एबल टू अटेम्प्ट इट इन अ गुड वे, ओके। तो देखिए, नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। देखो, इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र। देखो, इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं, इंटरनल यूज़र्स होते हैं लाइक मैनेजमेंट, ये सब होते हैं, एम्प्लॉयज़। एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो गए, तो शेयर होल्डर्स वगैरह, तो ये, ठीक है। अब उन लोगों को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब ये ज़रूरी हो जाता है दैट सच इन्फॉर्मेशन इज़ रिलायबल एज वेल एज अकम्पेरेबल, मतलब वो लोग प्रीवियस ईयर से कंपेयर भी कर पाए और उस पर विश्वास भी कर पाए। सो द कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू सी हाउ अ फर्म हैज़ परफॉर्म्ड एज कंपेयर टू द अदर फर्म्स, दूसरे फर्म्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है, एंड हाउ इट हैज़ परफॉर्म्ड एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में इसने कैसे परफॉर्म किया। दिस बिकम्स पॉसिबल ओनली इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज बेस्ड ऑन सम सेट रूल्स। देखो, कुछ रूल्स होंगे, ये तो है ही, अगर कुछ रूल्स होंगे तभी वो चीज़ एक अच्छे वे में काम करेगी, स्पेसिफिक वे में।
तो नॉन एज पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, ये जो रूल्स जिनकी हम गैप बोल रहे हैं, जिनको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये क्या है, यूनिफॉर्मिटी लाते हैं एंड कॉन्सिस्टेंसी लाते हैं टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। कॉन्सिस्टेंसी क्या होता है, ये एक प्रिंसिपल है, अभी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और इनकी यूटिलिटी बढ़ाएं टू डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि बेसिकली अगर हम नीड की बात करें तो ये नीड है कि ये क्या करें, हमारी जो है क्या कहते हैं हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रुथफुल वे में, कंपेरेबल वे में और रिलायबल वे में जो भी इसके यूज़र्स हैं, चाहे वो इंटरनल यूज़र्स हैं चाहे वो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, तो आपको पता होना चाहिए, वैसे तो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को वेरियस टर्म से डिस्क्राइब करते हैं, लाइक असम्पशंस, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स, डॉक्ट्राइन्स, पोस्टुलेट्स एट्सेट्रा। बट जो हमारी मेनली 2 कैटेगरीज हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट विल बी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, या फिर कॉन्सेप्ट्स की जगह हम असम्पशन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा है हमारा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और असम्पशंस एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ओके, देखिए सबसे पहले आप लोगों को मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या फिर असम्पशंस होता क्या है। देखो, इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल द पीपल एंड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स हैव एग्रीड ऑन अ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स विच आर यूजुअली फॉलोड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिंपल सी बात है, अगर हमने अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जो है मीनिंगफुल बनाना है, मीनिंगफुल अगर आपने इसको बनाना है तो आपको जो है बहुत सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग, उनको याद रखना पड़ेगा या उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये फाउंडेशन है या बेसिस है हमारी किस चीज़ का, अकाउंटिंग प्रोसेस का। ठीक है, कोई भी एंटरप्राइजेस जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं करेगी विदाउट कंसीडरिंग दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स और असम्पशंस। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये हमें गाइड करते हैं कि कैसे हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है या फिर कैसे उनकी रिपोर्टिंग करनी है। तो कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और असम्पशंस है वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और असम्पशन। ध्यान रखना है, जो बेसिक या फिर जो फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या फिर असम्पशंस हैं वो कौन से हैं। एक तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, एक कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है, एक एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखना है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट, दीज आर दी फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इनके अलावा जो अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो है आप लोगों के बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, फिर है कॉस्ट कंसेप्ट या फिर जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ओके, ये अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो हमारे बेसिक हैं, वो आप लोगों के सामने ये हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जो कि एक फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है हमारा। गोइंग कंसर्न, नाम से ही पता चल रहा है गोइंग कंसर्न। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, उसको हम एक कॉन्टिन्यूइंग एंटरप्राइजेज या कॉन्टिन्यूइंग बिजनेस मानते हैं। तो पढ़ते हैं, देखिए, एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज़ अज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। तभी तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, गोइंग कंसर्न। ठीक है, द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस ऑन द assumption दैट इट इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग एंटरप्राइजेज। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूइंग एंटरप्राइजेज है। ठीक है, सो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम जो फिक्स्ड एसेट्स है ना उनको ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं और डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है इन एसेट्स पे विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू हम नहीं देखते हैं, हम देखते हैं जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है और उस पर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो अब अगर आपसे ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिसिएशन पे चार्ज, मतलब उनको ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखा रहे हैं और उनका डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं विदाउट गिविंग रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट।
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए मशीनरी इज़ परचेज्ड विच वुड लास्ट से फॉर द नेक्स्ट 10 years, ठीक है, हमने मान लिया कि एक मशीनरी अगले 10 सालों तक काम करेगी, तो हम उसको उस मशीनरी की कॉस्ट को स्प्रेड कर लेंगे ओवर द नेक्स्ट 10 years फॉर कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच ईयर, कि हम हर साल जो है उसका 10 साल हमने एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मान ली है उसकी, तो हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर अकॉर्डिंगली पर ईयर का हम प्रॉफिट और लॉस निकालते जाएंगे। बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न, द फुल कॉस्ट ऑफ द मशीन वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ इट्स परचेज इटसेल्फ। जिस साल आपने परचेज किया कभी भी आप उसको वहाँ फुल एक्सपेंस उसका नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और मार्केट वैल्यू तो क्या है, इररिलेवेंट है, उसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर रहे। क्यों हम मार्केट वैल्यू को क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज दीज एसेट्स आर नॉट गोइंग टू बी सोल्ड इन द नियर फ्यूचर। हम उनको सेल नहीं करने वाले नियर फ्यूचर में। रीज़न बीइंग क्योंकि हमारा बिजनेस तो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, तो हमें फिक्स एसेट्स को यूज़ करना पड़ेगा फॉर द प्रोडक्शन। ओके, देखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम ये देखते हैं कि जो आउटसाइड पार्टीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हमें लॉन्ग टर्म लोन्स देती हैं, हमारे डिबेंचर्स परचेज करती हैं, हमारे शेयर्स परचेज करती हैं, क्योंकि वो लोग भी यही मान के चल रहे हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाला है। और क्या क्या एग्जांपल्स हैं आपके गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के? प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड मतलब एडवांस में ही पेमेंट कर दी, अभी वो ड्यू नहीं हुआ है, आपने पहले से ही पेमेंट कर दिया। अब आप ये देखिए उनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, बट हम उनको एसेट्स दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में, बिकॉज द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही हम करंट और फिक्स्ड एसेट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। करंट एसेट्स यानी कि जो विद इन 1 ईयर जिनका बेनिफिट मिलने वाला है, फिक्स्ड एसेट्स जिनका 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए बेनिफिट मिलने वाला है। इन द सेम वे लाइबिलिटीज़ को भी हम बाइफर्गेट करते हैं इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के सारे एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी हम अकाउंटिंग मेथड्स यूज़ करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको हर ईयर चेंज करेंगे, ठीक है। देखो दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कॉन्सिस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर। दिस शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ऐसा नहीं है हम उनको हर साल चेंज कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा P&L और बैलेंस शीट को कंपेयर करना डिफरेंट पीरियड्स की, ठीक है। और हम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स नहीं निकाल पाएंगे, जैसे कि हमें ये देखना हो कि पिछली बार प्रॉफिट कितना था, इस बार प्रॉफिट बढ़ा है या कम हुआ है, और भी बहुत सारे हमें कंक्लूजन्स निकालने होते हैं जो कि हम नहीं निकाल पाएंगे अगर हम अपने अकाउंटिंग मेथड्स को हर बार चेंज करने लग जाएंगे, तो ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखनी है। देखो होगा क्या, अगर एक फर्म अडॉप्ट करेगी डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन 2 अकाउंटिंग पीरियड्स, तो हम करंट पीरियड के प्रॉफिट को कंपैरिजन कर ही नहीं पाएंगे प्रीसीडिंग पीरियड या लास्ट जो प्रीवियस ईयर का पीरियड है उससे कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए फर्म कैन चूज एनी वन ऑफ दी सेवरल मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन के आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है और एनी अदर मेथड, ठीक है। तो अब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक बार जो हमने मेथड चूज कर लिया उसको हम कॉन्सिस्टेंटली फॉलो करेंगे ईयर आफ्टर ईयर। इन द सेम वे जैसे स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड होते हैं, बेड डेट्स के लिए जो प्रोविजन बनाने होते हैं उसके लिए मेथड्स होते हैं, तो उसको हमने कॉन्सिस्टेंट रखना है। अदरवाइज जो डिसीजन होंगे ना उनके बेसिस पे वो क्या होंगे, मिसलीडिंग होंगे, ठीक है। बट एक और चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है। देखो वैसे तो कॉन्सिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि हमने हर बार चेंज नहीं करने, बट अगर बहुत इमरजेंसी हो गई, सिचुएशन डिमांड कर रही है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो एक्सेप्शनल केस है। बट हमें कोशिश यही करनी है कि अगर हमने अच्छे से कंपैरिजन करना है और यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकालनी है तो हम अपने मेथड्स को ज़्यादा चेंज ना करें।
नेक्स्ट जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। देखो, एक्रूअल हो गया हमारा गोइंग कंसर्न एंड कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये वाले जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे क्या हैं, ये हैं हमारे जो आपके बेसिक या फिर फंडामेंटल जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग में जो एक्रूअल बेसिस हम यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि ये हमें काफ़ी अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन देता है हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस के बारे में एज़ कम्पेयर टू कैश बेसिस। आपको पता है एक तो हमारा होता है कैश बेसिस, ठीक है। अब देखो, जो हमारा कैश बेसिस है उसमें तो जब कैश में रिसीट्स होगी या कैश में पेमेंट्स होगी हम तभी रिकॉर्ड करेंगे, बट एक्रूअल में हम क्या करते हैं, जैसे ही वो ड्यू हो जाते हैं हम उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे पेमेंट या रिसीप्ट हुई है या नहीं हुई। तो हम किसको सही मानते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट को, और वो इक्वली अप्लाई होता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस पे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्रूअल कॉन्सेप्ट में रिवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया जाता है व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। मतलब चाहे सेल हो गई है और सर्विसेज दे दिए हैं, इट इज़ इमैटेरियल वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। ये इमैटेरियल है कि हमें कैश रिसीव हुआ है या कैश रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे असिस्ट इन अर्निंग द रिवेन्यूज। मतलब जब उन्होंने जो आपका है उन एक्सपेंसेस की वजह से हमें रेवेन्यू हो रहा है जिस साल, ठीक है, चाहे हमें उनके लिए कैश पे अभी किया है या नहीं किया, वो जब भी ड्यू हो गए हैं तो हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। So, to ascertain true profit or loss for an accounting period and to show the true financial position of the enterprise at the end of the accounting period, all the expenses and incomes relating to the accounting period are recorded, whether actual cash has been paid or received or not. अगर हमने ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी है, तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट को हम ऑफन डिस्क्राइब करते हैं एज मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट को मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम रिवेन्यूज और एक्सपेंसेस वगैरह इनको देख रहे हैं ना प्रॉपर, ठीक है। अब उसके बाद ये जो आपको मैंने फंडामेंटल असम्पशंस बताई हैं, they need not be specifically stated in the financial statements and the users of financial statements can take for granted that these assumptions have been followed। मतलब वो हम यही मानेंगे ना कि इनको फॉलो किया गया है, ठीक है। अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया है ना तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हमने इनको फॉलो नहीं किया, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट चल रही है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड हैव ए नाइस डे।